तो छठा भाव धन का पंचम, हम अच्छी तरह जानते हैं ये जो भाव है हमारा 1, 5, 9 धर्म, अर्थ, 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 2, 6, 10 अर्थ। चतुर्थ का सुख, सुख का पराक्रम, पंचम का धन, और यहाँ पे छठा भाव जो है ना वो पौरुष। देखो उसको कैसे, पौरुष यानी कि पौरुषता, द मैनलीहुड कह दो, मैनलीहुड, वो 6th हाउस, पौरुषता 6th हाउस। तो सप्तम का व्यय यानी मृत्यु का व्यय, एक तरीके से। दूसरा, यहां से हम हमारा वैवाहिक जीवन भी देखते हैं, तो उसके लिए भी छठा भाव खराब है। हम यही कहेंगे ना भाई छठा भाव खराब है। तो मैं अगर ज्योतिषी हूं और मैं ऐसा दुर्प्रभाव देखता हूं तो मैं उसके उपाय जरूर करूंगा। लेकिन जब भी सप्तमेश छठे में जाता है तो आदमी का पौरुष तो बहुत होता है, तो वह परिस्त्रीगामी होता है या परपुरुषगामी होता है। तो ये मस्त है। अगर ये नहीं है तो आपका वैवाहिक जीवन क्या रहेगा? इस शुक्र का 12वां है, और शुक्र से जो भी 12वां भाव होता है वह उसकी वृद्धि करता है। शुक्र 12वां उत्तम रहता है। तो यहाँ पे पौरुषता दी गई है। हमारे ऋषियों ने देखो आप किस तरह से इसको, इन सब भावों को किस तरह कैसे स्थापित किया है। तो इस पे अपन और बात करेंगे बहुत लंबी। तो विकास जी, मैं क्या क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर 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 है सर। अभी तो मैं आपको है ना आगे जो अभिचार योग, पिशाच बाधा, मारण योग, वो सब छठे भाव से क्लियर होते हैं। और ये इतना जबरदस्त भाव है, यहाँ तक कहा गया है कि अगर सस्तेश केंद्र में हो, इससे भी बड़ी बात कही गई है, अगर कोई भी मारक स्थान पर मंगल हो और सस्तेज अगर केंद्र में आ जाए तो अभिचार योग होता है। कुंडली में आप 1000 चीजें देख लोगे, कुंडली बहुत बलवान होगी लेकिन व्यक्ति रोगी होगा और रोग पता नहीं चलेगा, है ना, किसी भी मारक बाधक स्थान पे। या सस्तेश किसी स्पेशली मंगल के साथ, पापी के साथ होकर केंद्र में बैठ जाए तो अभिचार हो जाता है, पापत्व लेकर। और अगर लग्नेश के साथ करके होकर बैठ गया तो वह प्रबल, और उसमें मंगल का कहीं योग हो गया तो प्रबल अभिचार हो जाता है। ये जब अभिचार योग पढ़ेंगे तब मैं उसको आपको और क्लियर करूंगा। ऐसे छठे से और बहुत सारे योग बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर? ठीक है विकास जी, और कोई बात इसमें किसी के कोई दिमाग में आ रही हो? सर बिल्कुल क्लियर है। तो और कोई किसी के कोई इस संबंध में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी है किसी के डाउट कोई? तो यह उच्च स्थान है, ये उच्च स्थान है, बहुत ही सारी कुंडली का मर्म है। जो भी ज्योतिषी छठे भाव के विश्लेषण से शुरू करता है, लगन के बाद छठे भाव से, वह कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यक्ति की जो क्रियाकलाप है उसके ऋणों से उऋण होने के हिसाब से बताएगा। मान लीजिए किसी का छठे भाव से राहु देव का संबंध हो रहा है, तो राहु छठे बहुत बढ़िया, लेकिन रोग जरूर दे देंगे, शत्रु खूब बना देंगे। शुभ हो गए तो शत्रु से विजय दिला देंगे। लेकिन एक ज्योतिषी का कर्म क्या है कि वह इस तरह की उसकी कार्य प्रणाली निश्चित करे कि वह ये व्यक्ति ये मानता हुआ चले कि उसको शत्रु की भी हानि नहीं करनी, शत्रु के भी हानि के बारे में नहीं सोचना, समझ रहे हो ना? उस तरीके से रोगियों की सेवा करनी है, ऋण कभी नहीं लेना। उस जब प्रिडिक्टिव पार्ट में आएंगे तो मैं और आपको विस्तृत रूप में, तो आप सब अपने छठे भाव का विश्लेषण करना कि हाउ योर 9th हाउस एंड 10th हाउस इज बीइंग कंप्लीटेड। ऑल द हाउसेज आर कंप्लीटेड इन
6th हाउस, क्योंकि अष्टम भाव तो मार ही देता है, तो अस्तित्व खत्म हो गया तो उसके बाद तो कोई विवेचन करने का मतलब ही नहीं है। तो द इनिशिएशन ऑफ द डेथ, देखिए 8th हाउस इज द मोड ऑफ डेथ, 12th हाउस और 2nd हाउस इज द पीरियड ऑफ डेथ, एंड 6th हाउस इज द कॉज ऑफ डेथ। आप समझ रहे हो? तो मोड ऑफ डेथ 8th हाउस, जो किस तरीके से मरेगा, द कॉज ऑफ डेथ एंड द पीरियड ऑफ डेथ। डेथ अलग अलग भाव अलग अलग चीज देता है ना, वो प्रभाव अलग होता है उसका, ठीक है ना। जैसे तो आगे आएगी जब बातें बहुत सारी बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारी अलग अलग भाव अलग अलग आनंद देता है, अलग अलग तरीके से प्रभाव देता है ना? वो थोड़ा आगे का हो जाएगा। उच्च स्थान तो आपको ध्यान है ना सबको, 3, 6, 10, 11 उच्च स्थान होते हैं, ध्यान है सबको? हेलो, आपको एक चीज और बताता हूँ, लगन से उच्च स्थान 3, 6, 10, 11 जो होता है, ये वसुमती योग बनता, वसुमान योग बनता है, शायद आपको पता होगा। और चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 में ग्रह जब होते हैं तो अति वसुमान योग बनता है, जो बहुत शुभ कहा गया है, जो बहुत शुभ कहा गया है, वसुमान योग और अति वसुमान योग। मतलब आप सोचिए कि उन दोनों में छठे भाव का भी इंक्लूजन है ना। उन और ये योग बहुत श्रेष्ठ योग कहे गए हैं। चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 अति वसुमान योग, एक जगह वसुमती योग लिखा हुआ है, और लगन से 3, 6, 10, 11 वसुमान योग। तो आप देखिए छठा भाव बरोबर से अपनी स्थिति को दर्ज कराता है। यही स्थिति तृतीय हाउस की है, वह उससे थोड़ा कम है, तो तृतीय पे मैं और आपको बहुत विस्तृत विवेचन करने वाला हूँ। तृतीय हाउस दरअसल में मेरा माइंड है, मेरा मूड है, मेरा पराक्रम है, मेरा साहस है, मेरे कार्य करने की प्रणाली है, मेरा विश्वास है, मेरा उत्साह है, मेरी हॉबीज है ना। तो मेरा जैसा दिमाग, मेरा जो एक्टिव पैसिव माइंड है, बुध शुक्र, मेरा जो पैसिव माइंड है, जो सेकंड ब्रेन है, जो मेरा राइट ब्रेन है ना, वह मेरा ये है 3rd हाउस। तो वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, तो वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 2 बात और बताई, इनको आप न भूलें कि ग्रह कहां गया और ग्रह अपने स्थान से कहां गया। शुभ स्थान पर जाए बहुत बलवान, शुभ स्थान पाप स्थान पर जाए तो वह बलहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार पाप स्थान शुभ स्थानों पर जाके भी बल को खो देते हैं। इस पे एक और बात बता देता हूँ आपको। पहले तो 2 मिनट मेरे को बताओ, मैं ये आर यू गेटिंग और नॉट? तो थोड़ा सा अभी क्लिष्ट होता जाएगा, और बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल है कोई नए में कोई बताए, नयों में यस नयों सर, में कोई क्लियर बताए? है। क्लियर हो रहा है ना? यस तो सर। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मेरे ध्यान से चलो। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था केंद्र, अपोकिलिम, सॉरी पणफर, ये और अपोकिलिम। केंद्र में कोई भी ग्रह होता है उसको पूर्ण बल मिलता है, वो सबसे शुभ है। पणफर में उसका आधा और अपोकिलिम में उसका आधा, मतलब ये जब मैं षड बल बताऊंगा तब की बात है। तो केंद्र में ग्रह पूर्ण बलवान होता है कब? जब शुभ स्थानेश केंद्र में हो तो पूर्ण बलवान। केंद्र कौन? 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 भाव। अगर शुभ स्थानेश पणफर में हो, यानी कि 2, 5, 8, 11 में हो, तो वो आधा बल प्राप्त करते हैं। और शुभ स्थानेश अगर अपोकिलिम में हो तो वह 3, 6, 9, 12 में हो तो वह 1/4 बल प्राप्त करते हैं। समझ रहे हो ना आप?
शुभ उल्ट, इसको उल्ट करें तो पाप स्थानेश 3 6 8 11 के स्वामी, 3 6 8 11 और 12 के स्वामी। स्पेशली इसमें 11वें का विश्लेषण नहीं लेते हैं। तो ये अगर अपोक्लिम में हो, इसको छोड़ देना। अपोक्लिम में हो तो इनको पूर्ण बली होते हैं, यानी अगर ये पणफर में हो तो आधे और केंद्र में हो तो 1/4। आप समझ रहे हो मेरी बात को? केंद्र के स्वामी, केंद्र मतलब केंद्र त्रिकोण शुभ स्थानेश अगर केंद्र में हो तो वो पूर्ण बली, पणफर में हो तो अर्ध, और अगर अपोक्लिम में हो उसका उलट 3 6 8 12 के स्वामी अगर अपोक्लिम में हो तो पूर्ण फल देते हैं, पणफर में हो तो आधा और केंद्र में हो तो चौथा। यही जब आयुर्दाय जब हम पढ़ेंगे तब आयुर्दाय में भी ये बात आएगी। तो ये भी क्या क्लियर हुआ ये आपको? इसको और विस्तृत रूप में मैं बताने वाला हूं जब लघु पाराशरी जब पढ़ाऊंगा, पर मैं बीच में आ गई बात तो उसको क्लियर करना उचित समझता हूँ। राइट? किसी का कोई डाउट? हेलो हेलो, कोई Sir, कोई ninth, डाउट है? हाँ जी, हेलो। सर 9th हाउस जो है वो तो केंद्र त्रिकोण का पार्ट है, तो उसमें शुभ ग्रह जाके 1/4 ही क्यों देंगे? अगर शुभ ग्रह मैंने अपोक्लिम में जाते हैं तो 9th मैं हाउस तो में। 9th हाउस कहाँ बोला मैंने? नहीं, 9th लिखा हुआ है ना। ओ सॉरी, ये हाउस 1 4 7 10 केंद्र पणफर अपोक्लिम, या अपोक्लिम बिल्कुल शुभ है, लेकिन वहां पे अपोक्लिम होगा वो, तो अपोक्लिम में उसका फल कम होता है। अपोक्लिम भाव है नवम, ठीक तो है वहां सर। जब हम षट बल की कैलकुलेशन करते हैं तो वहां वो 1/4 ही रिजल्ट देता है। 3 6 9 12 अपोक्लिम भाव है, तो वहां शास्त्र में यही लिखा है। ठीक है ना? ठीक है सर। ये भी एक बिल्कुल विचारणीय बात है, इस पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जब हम षट बल कैलकुलेट करते हैं तो इसमें वही उसको 1/4 ही बल देते हैं। इसको देखेंगे विचारणीय, बिल्कुल आपकी सोनिया जी बिल्कुल सही बात पकड़ी है आपने, और इसको देखेंगे। इसमें कहीं न कहीं शास्त्र में और कोई बात भी मिलेगी, पर देखेंगे इसको ऐसा क्यों। ठीक है? और किसी का कोई डाउट? दिस इज गुड वन। आप लोग भी सर्च करना, मैं भी सर्च करूंगा। किसी का कोई और डाउट? हेलो, किसी का और कोई डाउट? चलो, तो अब ये आप शुभकर्ता और पापकर्ता का मेरे को लगता है आप पूर्ण डिसीजन आप करने की स्थिति में हो। 2 मिनट अपन जनरल बात करते हैं, फिर मैं आपको नवमान समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या अब अपनी कर पाएंगे? हेलो, 2 मिनट अपन बात करते हैं। हाँ पंकज जी, अपन कर पाएंगे अब? हेलो, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत? नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। राजेश जी, राजेश जी से बात बिल्कुल नहीं सर, करते, बिल्कुल सर। कर पाएंगे? और अब अपन बहुत हाँ अच्छा सर, रिजल्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल है ना? कितने कितने लोग हैं राजेश जी अभी? सर। 16 लोग थे, अभी अच्छा 15 अच्छा हो गए, अच्छा, और कोई बात 17 18 तक थे आज। बीच नहीं। बीच अच्छा में लोग चलो, आए और जाए। हाँ कोई बात नहीं, वो डिस्टरबेंस होता रहता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आप सब लोग अपनी कुंडलियों पे जो मैंने अब तक बताया ये तो स्थापित करो, ये तो स्थापित करके देखो, है ना? जैसे अभी छठे भाव पे बात चली, अब ये कोई मीन लगन की कुंडली है और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और सूर्य यहाँ है। ये किसकी है? ये मत सोचना।
क्योंकि ये वेल आदमी खुद के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, और कोई जाने नहीं जाने। अब ये कुंडली बनती है तो अभी छठा भाव, अब छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, ये एक शुभ ग्रह है और ये हमारे पितरों को बताते भी हैं, है ना। और इसका स्वामी जो है ना ये उच्च का हो गया सूर्य, ये भी शुभ हो गया, अपने स्थान से नवम चला गया। द्वितीय भाव शुभ ही है, सूर्य को 6-8-12 का दोष नहीं लगता, तो द्वितीय और सप्तम का तो लगता ही नहीं है ना, मारक के रूप में। बाकी तो लगते हैं, मारक के रूप में नहीं लगता। तो यहाँ पे आप एक चीज बताओ, इस व्यक्ति को पितृ कृपा प्राप्त हो रही होगी या पितृ दोष प्राप्त हो रहा होगा, ये बताओ। गुरु की भी दृष्टि है, सर पितृ कृपा, कृपा है सर। कृपा। तो इस व्यक्ति का जो भी जन्म है, वो कहीं न कहीं जो है ना इनसे जुड़ता है, इनसे जुड़ता है। नहीं तो ये सब एक तरह से राजकीय ग्रह है, लेकिन चूंकि शनि जो है इसको भी प्रभावित कर रहे हैं, इसको भी प्रभावित कर रहे हैं, साथ साथ केतु इसको भी प्रभावित कर रहे हैं और इसको भी प्रभावित। हाँ सर, हाँ वही तो बता रहा हूँ, केतु भी इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो इस आदमी ने अपनी पास्ट लाइफ में सूर्य से यानी राजा से धोखा किया, अपने पूर्वजों में से किसी के साथ धोखा किया, मैटरनल साइट में जो भी रहे होंगे उनमें धोखा किया, है ना, या अपने वो कर्मों को उस तरह से संपादित नहीं किया जो, है ना। कृपा तो लेके आया, लेकिन शनि देव जो है और केतु देव उसको रीबर्थ दिया। अगर ये सब होता तो रीबर्थ क्यों लेता, और रीबर्थ क्यों हुआ कि राजा के साथ वो उसके कर्म क्षेत्र में कोई कमी रही, इधर कोई कमी रही, साथ ही कोई जो शनि से प्रभावित जो व्यक्तित्व होते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे अपंग हो, है ना, किसी भी तरीके से, तो उनके प्रति उसकी सेवा नहीं रही और राजा की सेवा में कहीं कमी रह गई। तो वह व्यक्ति किस लिए पैदा हुआ कि एक तो उसको राजा की सेवा करनी है, क्योंकि शनि राजा को देख रहे हैं। अब शनि है तो कैसी नौकरी देंगे, नौकरी तो देंगे सरकार की, लेकिन कैसी देंगे, छोटी, है ना। शनि से प्रभावित हो रही है ना, और शनि जो है 12वें भाव में, तो वहां पे वो छीनता, यानी को डेट चुकना है। अब डेट कब चुकेगा कि अगर वो खुद राजा बन जाएगा तो डेट वापिस क्रिएट हो गया। अब डेट चुकना है, ऋण चुकाना है, क्योंकि छठे से उसका संबंध है, तो वो है, और 12वां भाव ऋण चुकाने का है, तो उसको ऋण चुकाना है कैसे, राजा की सेवा करके। इसलिए नौकरी मिली मध्यम, 100 राशि के इसलिए बहुत नीचे भी नहीं दी, तो मध्यम नौकरी दी, पर अपॉर्चुनिटीज खूब दी होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब वह दूसरे ऋण क्या है कि उसका ऋण है गुरु से, यानी कि गुरु से या तो ज्ञान प्राप्त करने में, या उसको जो गुरुत्व ज्ञान पूर्व जन्म में प्राप्त था वह उसने डिलीवर नहीं किया, वह डिलीवर नहीं किया, क्योंकि 4th हाउस जो है ना वो डिसिपल्स का है, पीपल मतलब शिष्य, पीपल जो है ना, PUPIL, पीपल शिष्य, 4th हाउस, 4th हाउस शिष्य। तो 4th हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा शनि से ग्रस्त है, वो छठे में चला गया, यानी कि इनका ऋण है इस पे, वो किसी भी फिफ्थ हो गया प्रकार से, ना, और अपने बच्चों के ऊपर भी ऋण है, फिफ्थ हो फिफ्थ हाउस हो गया ना, हेलो? फोर्थ हाउस, Fifth चौथी house, राशि हो fifth गई house। सर। हाँ चौथी राशि हो गई, 5th हाउस हो गया। तो चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा छठे में चला गया, तो ऋण हो गया ना ये। भाई चौथा भाव जो है वो शिष्यों का होता है, पुत्र का होता है, तो संतान के प्रति ऋण है और अपने शिष्यों के प्रति ऋण है, और वो चुकाना है, क्योंकि केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो पूरी जिंदगी की तो संतान की सेवा करनी है, वो तो ऑटोमेटिक पैदा हो गए तो करनी ही पड़ेगी, उसको तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बचता ही नहीं है। सेकंड, केतु देव जो ज्ञान प्रसारित करने के कारण, जो मैंने आपको केतु देव के बारे में विस्तृत बताया था कि ज्ञान का इम्पार्टेशन ऑफ नॉलेज इस केतु राहु, तो केतु गुरु
the Guru is aspecting this one and Ketu is aspecting this one. So knowledge that is spiritual from the Vani Bhav by speaking. तो आप देखिए ऑटोमेटिक उस क्षेत्र में ले आया गया ऋण चुकाने के लिए। लाए कौन? राहु देव। पास्ट लाइफ डेट को कैरी कौन करते हैं? राहु। पास्ट लाइफ डेट जो भी है हमारे, वो कौन लाते हैं? राहु देव। तो राहु देव ने वो पास्ट लाइफ डेट चुकाने के लिए, चूंकि ये सुबत्तरी में उच्च के हैं, तो इन्होंने मार्ग अपने आप ला दिया, अपने आप उस क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। ये आप सब इसी प्रकार अपने अपनी कुंडली में लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्थ क्यों हुआ है, और आप अपने कर्म को है ना उसी आधार पर स्थापित करो, उसी प्रकार स्थापित करो। अब मेरे को मेरी संतान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे को उनका ऋण चुकाना है। बजाय मेरे को उनसे लेने के, मेरे को देना ही देना चाहिए। जो मैं दे सकता हूँ, मैं ज्ञान दे सकता हूँ उनको, मैं उनको केतु है धन भी दिलाते हैं, रूप भी दिलाते हैं, तो मेरे को उनको देना ही देना है, राइट। तो मेरे को वो ऋण होना ही है। मेरे को जो भी व्यक्तित्व ऐसे हैं जो शनि प्रभावित है, उनको देना ही देना है। मेरे को ये मैं शब्द बोल दिया मैंने, तो मैं जो भी एसोसिएट होंगे उनको मेरे को देना ही देना है। तो ये कोई तो अपने आप ज्योतिष ले आती है। तो आप अपनी अपनी कुंडली पे, किन्हीं ने लगाया अभी तक अपनी कुंडली पे? किसी एक व्यक्ति ने? हेलो, छठे भाव की चर्चा होगी इसलिए बता रहा हूँ आपको। कोई बता सकते हैं? कोई किसी ने लगाया हो? हेलो, किसी ने स्थापित किया है? हाँ हाँ, सर, बताइए। जैसे आपने छठे भाव में ना अगर राहु बैठे हो तो हम किसका मतलब पास्ट कार्मिक इफेक्ट्स किसके वो किसकी पूरी तरह वजह से? सर्विट्यूड, पूरी तरह सर्विट्यूड, यानी पास्ट लाइफ में हमने राहु जो है ना हमारे एंसेस्टर्स को बताता है, स्पेशली मैटरनल साइट, पैटर्नल साइट, जिसमें हमारे दादा दादी आते हैं। केतु नाना नानी को बताता है, राहु दादा दादी को बताते हैं। तो जो हमारी पैटर्नल साइट आती है वो राहु है, और राहु जो लोग पूर्णतः मतलब पीड़ित लोग होते हैं, है ना, उन लोगों को बताता है। तो राहु अगर छठे में है और वो व्यक्ति सेवा का मार्ग चुनता है, लोगों की सेवा करता है, रोगियों, स्पेशली ऐसे रोगी जो बहुत ही गहन बीमारी लेके पैदा हुए, जैसे कुष्ठ रोगी हो गए, जो असाध्य रोग हो गए, तो बहुत ज्यादा जिनके अंग डिफॉर्मिटी है बॉडी के अंदर, है ना, वो लोग हो गए, कैंसर हो गया, या असाध्य कोई भी तरह के असाध्य रोग हो गए, वो सब राहु देव छठे भाव। तो उनकी सेवा अगर वो करेगा किसी भी रूप में, तो वो ऋणों से मुक्त होगा। और अपने दादा दादी की स्पेशल सेवा करनी चाहिए। अगर दादा दादी जिंदा हैं और छठे भाव में राहु है, पहली बात तो रहेंगे नहीं जिंदा, अगर हैं तो उसको उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, या दादा दादी तुल्य, जो भी लोग हैं ना उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। जो रोगी हैं उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, जितना करेगा उसका मल्टीपल ओपन होगा। ये डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। सर एक बात ये भी हो सकती है क्या कि आपका जैसे हाँ। पंचमेश जो तंत्र मंत्र का कारक है या मंत्र का कारक है, वो छठे में गया हुआ है, उसको केतु जो मंत्र का एक दूसरी है वो भी देख रहा है, गुरु भी एक मंत्र के है, तो आपको दूसरों की सेवा मंत्र दे करके, मतलब अपनी जो भी तंत्र देख करके वो करनी चाहिए। बिल्कुल, तंत्र मंत्र बोली वाणी से उनके अंदर सुबत्व पैदा करके, मतलब अपने बोली से उनके मन के अंदर मन की ऊर्जा को पैदा करके उनके अंदर सत्वगुण को पैदा करना, यंत्र मंत्र देना। साथ ही ये सिद्धि को भी बताता है। जो पंचम भाव जो है ना, वो सिद्धियां भी यहाँ से आती है पंचम दशम से। जो सिद्धियां हैं, नवम चौथा भाव और नवा भाव, ये निधियां हैं, ये सिद्धियां। तो सिद्धियां जो है ना, वो पंचम भाव और दशम भाव और दशम भाव से सिद्धियां आती है।
तो पंचम और दशम का संबंध है, तो ये सिद्धि भी देता है। और यंत्र मंत्र जो आपने बताया, यंत्र मंत्र तंत्र तीनों में प्रवीण बनाता है। और उसका सब देखिए, यहाँ पे ये शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह से ग्रस्त है। और केतु जो यहाँ तक कि ताबीज के कारक भी केतु को कहेंगे, ताबीज जो पहनते हैं ना वो भी केतु ही कहे गए। तो तंत्र की हाईएस्ट लेवल जो देते हैं वो केतु देते हैं। और तो महान तांत्रिक इन जो है ना वो बुध बनाते हैं। और अष्टम भाव महान तांत्रिक बनाता है व्यक्ति को, है ना। अगर इसका पापत्व से बहुत ज्यादा संबंध हो जाए तो व्यक्ति नेगेटिव साइड का तांत्रिक हो जाता है। अगर शुभत्व से संबंध हो जाए तो वही तंत्र, तंत्र यानी कि मंत्र का ऊंचा रूप, है ना, जो शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, वह प्राप्त होता है। तो यहाँ शुभत्व के साथ है, यहाँ शुभत्व के साथ है, क्योंकि सूर्य उच्च का है, उसके साथ बैठा हुआ है। तो प्रभु अपने आप उस मार्ग पर लिया है। तो यंत्र मंत्र तंत्र, आप देखिए बुद्ध मेरा सेकंड हाउस में एस्पेक्टिंग द 8th हाउस। 8th हाउस इज द महान तांत्रिक क्रिया, एंड बुद्ध महान तांत्रिक क्रियाओं के कारक हैं। केतु उसको इनिशिएट करते हैं, शनि उसको बल देते हैं तंत्र को, गुरु मंत्र को बल देते हैं। गुरु जो है ना वो अपनी शक्ति मंत्र के द्वारा देना पसंद करते हैं, है ना। मंत्रोच्चार जो है शुक्र गुरु मंत्रोच्चार है, ये आप लिख लो आपको ध्यान भी आ जाएगा। तो मंत्रोच्चारण के कारक है शुक्र, खुश होते हैं गुरु। मंत्रोच्चारण के कारक हैं शुक्र, खुश होते हैं गुरु। तंत्र के कारक हैं बुध केतु शनि। और यंत्र मंगल चंद्र, यंत्र के कारक। जो यंत्र हम पहनाते हैं ना, सूर्य मंगल चंद्र, ये यंत्र के कारक है। कोई भी चीज धारण करने से बहुत खुश होते हैं, रत्न आभूषण अकन पहनेंगे बहुत खुश होंगे, वो है ना। तो वो यंत्र बना के पहनेंगे तो बहुत खुश होंगे, है ना। ये जब वो औषधि उस पे आएंगे तो अपन इस पे बात करेंगे, है ना। औषधि भी जो ज्योतिष उपाय है, तो ये यंत्र मंत्र तंत्र, इस पे अपन जब उपाय ज्योतिष पे आएंगे तो और बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे वृषभ का शुक्र सौराशि का मंगल लगन में केंद्रीय प्रभाव, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आदमी को ले आती है। ग्रह जो है ना अपने आप ले आते हैं, अपने आप वो कार्य करवाते हैं। तो आप अपने अपनी कुंडली में आप देखोगे तो आपको ये चीज स्पष्ट रूप से मिलेगी, और आप ज्योतिषी क्यों हो इसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है विकास जी। सर हमारी तो कुंडली में चारों को रही, वहां बैठे तो हमको तो ये सेवा ही करनी है किसी न किसी की। बिल्कुल, आपको सेवा करनी है, सेवा से मेवा मिलेगी, आपको सब कुछ वहां से मिलना है। तो आप देखिए, आप ऐसा क्यों सोचते हो, इसलिए तो आपको टीचर बनाया, आपको बाबू क्यों नहीं बनाया, आपको टीचर बनाया ना। और सही है सर, सही है। हाँ, तो लोगों के जितने भी दुख है आप अपने ज्ञान माध्यम से उसको दूर करोगे, तो आप बहुत खुश होकर टीचिंग का काम करोगे। आपके तो 8th हाउस का गुरु जो है ना वो भी 2nd हाउस को देखता है, तो आप तो टीचिंग में प्रवीण हो जाओगे और लोगों का सारा दुख दर्द दूर कर दोगे। इसलिए आपको उस क्षेत्र में डाला है। अब मतलब धुरी जो है ना, धुरी वो 6ठा हाउस है। मैंने आप इतनी बातें बताई ना, अब लोग कर्म क्षेत्र पे जाएंगे, सीधे 10th भाव पे पहुंच जाएंगे, 10वें पे पहुंचाएंगे। 10th के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, 10th भाव में कौन कौन बैठे हैं। अरे भाई पहले इसको देख लो, ऋण कहाँ चुकना है, कैसे चुकना है, राइट। ठीक है सर छठे में अगर हेलो, हाँ सर, अगर छठे में गुरु है तो गुरु के जो ऋण होते हैं वो गुरु की सेवा करते रहो, तो गुरु से संबंधित ब्राह्मण की सेवा करो। आप तो स्वयं ब्राह्मण हो, ज्ञानियों की सेवा करो, ज्योतिषियों की सेवा करो, और जो लोग हॉस्पिटल में जाके लोगों को ठीक करो, ज्ञान का प्रसार करो, स्कूलों में दान दो, है ना। गुरु तत्व जिनके अंदर है, गुरु तत्व माता पिता भी गुरु तत्व होते हैं, तो उनकी सेवा करो। गुरु तत्व जिनमें भी है ना, तो उनकी करो। सर एक बार आपने बताया था छठे का जो गुरु है ना धन की कमी करता है। आदमी बहुत देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों करता है, वो उसका कारण सुनो।
गुरु जो है वेद वेदांत शास्त्री बनाता है। आदमी को शत्रुअंता योग, छठे में गुरु वाले व्यक्ति से कोई नहीं जीत सकता। शत्रुअंता योग बनाता है। अगर बलवान है होकर गए हैं तो निरोगता देते हैं, आदमी को बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान बनाते हैं, पर धन की कमी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो है वो बुध की राशि में गए, कन्या राशि में गए, तो वो रोग और उन सबको तो खत्म करेंगे। वहां से कालपुरुष की कुंडली की वृषभ राशि को देखते हैं जो शुभ नहीं है, जो उनकी शत्रु राशि है, तो वहां वो धन देने में थोड़ी सी कमी करते हैं। तो धन का इतना प्रभाव नहीं रहता, धन के लिए थोड़ी सी वो देते हैं, थोड़ी सी कमी करते हैं, वहां धन रोकते हैं। लेकिन जब हम मार की वो पकड़ लेंगे तो फिर उनको भी तो देना है ना, तो ये इसको तो ऋण होना है, तो दो धन। भाई जो विष्णु पितामह की कुंडली आप देखोगे तो द्वितीय भाव में गुरु हैं उनके, तो सब कुछ होने के बाद भी उनको वो अधिकार, वो शक्तियां नहीं मिली। तो द्वितीय भाव में गुरु कारको भाव नासी की स्त्री बनाते हैं, वो उसको और आगे करेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं करते हैं वहां, इसलिए धन की थोड़ी कमी करते हैं। और फिर पंचम, चलो उसको और आगे करेंगे, है ना। तो गुरु छठे का इसलिए ऐसा कहा गया है। और बुध को कभी भी लाभ नहीं करते। ठीक है हितेश जी, ये अभी जब ग्रहों का करेंगे तो और करेंगे। ठीक। हाँ। और किसी का कोई? किन्हीं के कोई दिमाग में कोई बात आ रही हो? देखो ये बहुत ही स्पेशल क्लास हो गई एक तरह से। तो मैं नया टॉपिक ले लूं या किसी का कोई क्वेश्चन? लीजिए सर। चलो अब मैं बात करता हूँ नवमांश पे। अब आप लोग इतना तो करना कि अपने अपनी कुंडलियों पे ये तो सब लगा के इतना तो बना लो, अब तक जो पढ़ाया है मैंने, कि आप अपनी कुंडलियों से वो चीज तो निकालो। देखो गई क्लास में बार बार एक बात आ रही थी, नवमांश। नवमांश यानी हम जानते हैं कि एक भाव जो है वो 30 डिग्री का होता है, ये हमको पता है। हमारे शास्त्र में 9वें भाग को विशेष स्थान दिया गया है। 9वां भाव 9 टुकड़े, 9 को विशेष स्थान दिया गया है, और खासकर ज्योतिष शास्त्र में। तो जब हम किसी भी भाव को 9 भावों में बदल देते, 9 टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वह नवमांश कहलाता है। और उसकी एक अलग कुंडली बनाई जाती है जिसको नवमांश कुंडली कहते हैं, D9 कहते हैं। और नवमांश कुंडली का स्वामी चंद्रमा होता है, ये हमने कई बार देखा था। तो अब इसमें मैं 9 का भाग दूंगा तो 9 30 27, 3 डिग्री। अब 3 बच गई। अब इसको मैं अगर गुणा करूं तो एक अंश में 60 कला होती है, तो 180 कला बच गई। 180 कला बच गई ना भाई। 3 डिग्री बची, 1 डिग्री में एक अंश में 60 कला होती है, तो 180 में 9 का भाग दूंगा तो कितनी हो गई? 20। यानी कि एक अंश मेरा कितना हुआ? 3 डिग्री और 20 कला का। क्लियर? आप समझ रहे हो कैसे, किस तरह से भाग किया जाता है? दोबारा बताऊं इसको, ये क्या बार बार आपको ध्यान देखिए। एक भाव 30 डिग्री का यानी 30 अंश का है, मेरे को इसको 9 भागों में बांटना है, तो मैंने 30 भाग 9, तो 9 30 27, 9 3 27, बच के 3। अब ये 3 अंश बचे। हम जानते हैं कि एक अंश बराबर में 60 कला, तो 3 × 60 बराबर में मेरे पास कितनी कला बच गई? 180 कला। अब 180 कला में मैं 9 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 बार जाएगा ना। तो एक नवमांश कितना हुआ? 3 20 का। एक नवमांश कितने डिग्री का हुआ? 3 डिग्री और 20 कला का।
3 डिग्री और 20 कला का। अब नवमास ये तो क्लियर हो गया। अब नवमास निकालने की सबसे सरलतम विधि क्या है कि हम जानते हैं कि 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशियां हैं, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व राशियां हैं, 3, 7, 11 वायु तत्व है और 4, 8, 12 जल तत्व है। अब इनमें चर राशि देख लो आप, 1 चर है, 10 चर है, 7 चर है और 4 चर है। यही चर राशि है ना। तो जो भी ग्रह 1, 5, 9 में होंगे, जो भी ग्रह 1, 5, 9 राशि में होंगे, भाव में नहीं राशि में होंगे, वह उनकी गिनती किससे होगी? 1 से शुरू होगी। जो 2, 6, 10 में होंगे उनकी गिनती 10 से शुरू होगी, 3, 7, 11 में होंगे उनके 7 से होगी और 4, 8, 12 में होंगे उनकी गिनती 4 से शुरू होगी। ये नियम है, यानी 1, 10, 7 और 4। ठीक है, अब मैं एक कुंडली ले लेता हूं। अब मान लीजिए मंगल यहां बैठे हैं और मंगल जो है वो 6 डिग्री के हैं। मंगल यहां बैठे हैं और 6 डिग्री के हैं, तो कौन सी राशि में है? दूसरी में। अब 3-20 का एक नवमांश होता है, 3-20 में 3-20 का एक नवमांश होता है, तो 6 के अंदर कुत्ता हो गया, 3-20 निकालोगे तो दूसरे नवमांश में गए, दूसरे में गए ना। मंगल कितने डिग्री के हैं? 6 डिग्री के। तो कौन सा नवमांश हो गया? 3-20 तक एक और 3-20 से 6-40 तक दूसरा, है ना। तो 3-20 से 6-40 है, यानी दूसरा नवमांश हुआ, राइट। अब दूसरी राशि है, अब दूसरी राशि में गिनती किससे शुरू होती है? मकर से, इससे होती है ना। 2, 6, 10 तो 2, तो हम गिनती कहां से करेंगे? 10वीं राशि से। अब 10वीं से दूसरा, तो ज्योतिष में हम जानते हैं कि जब भी हम गिनती करते हैं तो पहला वही होता है, पहला वही होता है। और जगह हम क्या करते हैं? अगला लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पहला वही होता है। तो 10 पहला और दूसरा क्या हो गया? 11वीं राशि। तो ये मंगल नवमांश में किस राशि में जाएंगे? किस राशि में जाएंगे? कुंभ राशि में। कुंभ में। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अब मैं लेता हूं कि मान लीजिए 90 भाव इसमें शुक्र जो है वो 21 डिग्री के बैठे हैं, है ना। शुक्र 21 डिग्री के हैं। अब मैंने देखा